हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पर्शियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स। सो हम पहुंच चुके हैं अभी चैप्टर नंबर 8 पे। और इफ़ यू वांट दीज पीडीएफ्स यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल, और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से पिक कर लेना। वहाँ पे मैं एमसीक्यूज भी डालती हूँ सो दैट वाइज होता रहे सब कुछ। ठीक है, चलिए अब हम देख चुके हैं काफ़ी हिस्ट्री, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से महाजनपद बनते हैं। और टोटल महाजनपद कितने देखे हमने? 16, जिनको 16 महाजनपद भी बोला गया था बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के अंदर। 16 महाजनपद की बात करूँ तो अंग, मगध, काशी, कुसाल, वज्जीमाला, चेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पंचाल, अवंती, अस्माका, कंबोज, कंधार, सुरसेनी। ठीक है, तो ये थे आपके 16 महाजनपद। तो फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या ऐसे रीजंस थे कि मगध राइज होता है। मगध कहाँ पे था आपका? यहाँ पे ईस्टर्न वाले पार्ट में था। ठीक है, ये वाला, ये जो यहाँ पे आ गया ना, ये था मगध आपका। कहाँ रह गया दिस वन? तो मगध का राइज कैसे होता है? क्योंकि जब हम देखते हैं हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी, 3 डायनेस्टीज हमने देख ली थी। हर्यंका, फिर देखी थी शिशुनाग, और उसके बाद देखी थी नंदा डायनेस्टी। हर्यंका हमने 3 किंग्स देखे थे। वन वॉज द बिम्बिसार, फिर अजात शत्रु, देन उदयन। उदयन को अप्रूव किया शिशुनाग डायनेस्टी के शिशुनाग ने। फिर उसके बाद आते हैं काला सोखा। नंदा में महापद्मानंदा और धनानंदा। धनानंद को किसने अप्रूव किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी एबल गाइडेंस में? कौटिल्य की एबल गाइडेंस में। तो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। होता क्या है, यहाँ पे मगध जो था ये अराइज कर रहा है। ठीक है, ये अपने स्काई हाई पे चला है, यानी कि जीत पे जीत, जीत पे जीत। वहीं पे एक और गड़बड़ हो जाती है। वो गड़बड़ क्या थी कि जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था, यहाँ वाला, दिस वन, कंबोज, गंधार वाला एरिया। कंबोज ये वही जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी ब्रीड्स मिला करती थी हॉर्स की। ठीक है, तो ये कंबोज, गंधार, और यहाँ पे एक पंजाब वाले एरिया में माद्र क्लैन था। अगर आपको याद हो तो मद्र क्लैन की एक जो राजा हुआ करते थे, उनकी डॉटर की शादी की गई थी बिम्बिसार से, क्योंकि बिम्बिसार जो था वो मैट्रीमोनियल अलाइंसेस में बिलीव करता था कि शादी कर लो और उनको फ्रेंडली बना लो। ठीक है, तो ये जो 3 यहाँ पे प्रोविंसेस है ना, मद्र वाला, गंधार और कंबोज, ये आपस में लड़े जा रहे थे। देवर फाइटिंग। ये तीनों क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे। तो मगध ने सोचा कि चलो, मैंने यहाँ पे इतना सारा एरिया जो है वो कॉन्कर कर रखा है, तो इनको छोड़ दो, इनको लड़ने दो। ये जो आपके कंबोज, मद्र और गंधार वाले एरिया जो ट्राइब्स थी और जो लड़े जा रहे थे आपस में, इनको लड़ने दो। तो इससे क्या हुआ, जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था ये बन गया अनस्टेबल। अब देखो, हम तो नहीं देख रहे इनको कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, छोड़ो, फिर हमने तो छोड़ दिया इनको। वहीं पे क्या होता है, जो पर्शिया और मैसिडोनियन वाले एरिया में किंग्स हुआ करते थे, उनको इंटरेस्ट आ जाता है इस चीज़ में कि क्यों ना यहाँ पे अटैक कर दिया जाए। तो फिर इसी से ओरिजिन होता है आपके पर्शियन और मैसिडोनियन इन्वेजन्स का। मैसिडोनिया आपका जो आज का ग्रीस वाला एरिया है वो सारा आ जाएगा, और जो पर्शिया वाला एरिया है ये आज का ईरान वाली साइड का। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि क्यों ना अटैक कर दिया जाए इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। फिर आराम आराम से हम मगध की तरफ चलेंगे, पर मगध जो था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वाला एरिया जो था दैट वाज हाईली स्ट्रॉन्ग। वहीं पे अगर नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया देखें, इट वाज हाईली वीक। एक तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक तरफ वीक था। फिर उन किंग्स ने जो पर्शिया और मैसिडोनिया से आए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन सा एरिया वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने बस इतना देखा कि जहाँ से हमें अटैक करना है वो एरिया कैसा है, वीक है। तो इन्होंने इस चीज़ पे फोकस करा और यहाँ से अपने अटैक्स जो हैं वो शुरू कर दिए। 6th सेंचुरी BCE में हम फर्स्ट अटैक देखते हैं पर्शिया का। तो सबसे पहले हम पर्शियन इन्वेजन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। एक सेकेंड रुकना। तो दिस वॉज द पर्शियन एम्पायर उस टाइम का। ये बैक्ट्रिया, गंधार इधर है, अब तो बिल्कुल नज़दीक है ना, ये गंधार है, यहाँ पे इंडिया है। तो ये बैक्टीरिया वाला है जो एरिया था, यहाँ पे बैक्टीरिया बोल दिया।
तो इस एरिया में पड़ा करता था आपका पर्शियन एम्पायर। तो दे डिसाइडेड कि हम नॉर्थ वेस्ट पार्ट को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। तो अब जो पर्शियन या फिर जिसको ईरानियन एम्पायर भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है, ईरान आज के टाइम पे बोलते हैं, पहले पर्शियन बोला करते थे। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ईरानियन एम्पायर। कौन सी सेंचुरी में आता है, तो अगेन महाजनपद कौन से में देखे थे हमने, 6th century BCE। तो वैसे ही आपके ईरानियन एम्पायर भी कब आ जाएंगे, 6th century BCE। तो दे ट्राई टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, यहाँ से चलते हैं टुवर्ड द इंडिया। इंडिया का कौन सा पार्ट, तो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, क्योंकि हमने देख लिया कंधार, कंबोज और माद्र क्लैन वाले जो लोग थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। तो आपस में ही लड़ रहे हैं तो यूनिटी कुछ नहीं है उनके बीच में, तो उनको हराना जो है वो ईजी हो जाएगा। अब आपको ना पर्शियन किंग्स का एक सीक्वेंस याद रखना है, वो अभी याद कर लेना जस्ट साथ साथ में ही। पर्शियन किंग्स, पहले आएंगे साइरस, फिर आएंगे डेरियस, एक सेकंड रुकना, डेरियस, फिर आएंगे जीजी। ठीक है, 3 किंग्स हैं, पर्शियन किंग्स हैं। कैसे ये अटैक करेंगे तो ये देखेंगे। ठीक है, अब जो साइरस है आपका, साइरस जो था ये फर्स्ट किंग था जिसने किसको अटैक किया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो मतलब साइरस वॉज द फर्स्ट किंग टू इन्वेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ पे लिख देती हूँ साइरस। तो साइरस जो था ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ पर्शिया जिसने इंडिया को इन्वेड करा। कैसे इन्वेड करा तो वो भी देखना ज़रूरी हो जाता है। इन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन स्टार्ट की यहाँ से, मिलिट्री एक्सपीडिशन, और क्या किया, नॉर्थ वेस्ट को अटैक कर दिया। कौन से एरिया से करा था, तो यहाँ पे एक जगह पड़ा करती थी कपीशा। ठीक है, तो ये जो कपीशा थी ये जस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में थी ऑफ हिंदू कुश। यहाँ पे आपकी हिंदू कुश की माउंटेन्स आ जाती थी, इसके साउथ ईस्ट में थी बिल्कुल। तो ये कपीशा वाला एरिया आ जाता है। हिंदू कुश माउंटेन्स भी लिख सकते हो आप, आपको पता ही है हिंदू कुश माउंटेन्स। तो हिंदू कुश माउंटेन के साउथ ईस्ट वाले एरिया में पड़ता था कपीशा। तो ये इजीली एक्सेसिबल था पर्शियंस के लिए, तो इसलिए उन्होंने अटैक भी कहाँ से किया, फ्रॉम द साउथ ईस्ट पार्ट, दैट इज़ कपीशा, पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। तो वहाँ से अटैक कर दिया टुवर्ड द इंडिया। अब क्या हुआ, जो यहाँ पे कंबोज और कंधार वाले लोग थे, कंबोज और कंधार, अब इन्होंने देख लिया कि ये जो साइरस आया हुआ है कोई, इसके पास काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री है, और अगर मिलिट्री बहुत एडवांस्ड है तो वो डर गए। और डर के क्या किया इन्होंने कि हम क्या करेंगे, ट्रिब्यूट दे देंगे साइरस को। ठीक है, गिफ्ट्स एंड ऑल। तो जो आपके गंधार और कंबोज वाले एरिया के लोग थे, राजा थे, उन्होंने क्या किया, ट्रिब्यूट दे दिया किसको, साइरस को। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, साइरस का इतना ही था स्टोरी। फिर उसके बाद आ जाते हैं डेरियस। अब जैसे ही डेरियस आएंगे, सेकंड किंग ऑफ पर्शिया, अब डेरियस क्या करेगा, पंजाब को एनेक्स करेगा, क्योंकि कंधार और कंबोज तो हो चुका है, साइरस ने ऑलरेडी उनका काम कर दिया था। अब आता है डेरियस। डेरियस क्या करेगा, पंजाब वाले एरिया को कॉन्कर करेगा, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट था वो ऑलरेडी किसने कर लिया था, साइरस ने। ठीक है, एक तरह से कंधार और कंबोज ने सरेंडर ही करा था कि ये लो ट्रिब्यूट और हमें मत मारना प्लीज़, वो वाली सिचुएशन हो गई थी यहाँ पे। तो वो नॉर्थ वेस्ट का जो गांधार और कंबोज वाला एरिया था वो ऑलरेडी किसने जीत लिया था, तो साइरस ने जीत लिया था। अब सेकंड आते हैं डेरियस। डेरियस क्या करते हैं, डायरेक्टली किसको अनेक्स करेंगे, अब पंजाब को। पंजाब अनेक्स कर लिया बाय डेरियस। ये कहाँ पे लाया करता था, इट वॉज इन द वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, अब एक ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करते थे उस टाइम पे, ग्रीक हिस्टोरियन, जिनका नाम था, आपने सुना भी है, और फादर ऑफ हिस्ट्री भी जिनको बोल देते हैं, हीरोडोटस। अब देखो, हीरोडोटस कभी इंडिया तो आए नहीं थे, नेवर विजिटेड इंडिया। ठीक है, बट ये बोलते हैं कि जो इंडिया है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी कंट्री है, और तो इसी वजह से फिर अलेक्जेंडर जो थे वो भी इम्प्रेस हुए थे कि हाँ इनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो क्यों फिर इंडिया में ही अटैक किया जाए। ठीक है, तो ये हीरोडोटस ने बोला था कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्री है। ठीक है, अब डेरियस ने पंजाब कर लिया कॉन्कर।
अब डेरियस के बाद कौन से आते हैं, दैट इज जीजीज। तो जीजीज जो था ये था सक्सेसर ऑफ डेरियस। जीजी क्या करता है, अब देखो हेरोडोटस ने ना बड़ी ज़्यादा तारीफ कर दी कि जो इंडिया का ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, क्या मतलब जितने भी टोटल ज़्यादा तो अमीर जो था वो नॉर्थ वेस्ट वाला ही था, पर वहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, आपस में लड़े जा रहे हैं लोग। तो हेरोडोटस ने ये भी बोला था साथ में कि वहाँ पे ऑक्सन बहुत अच्छी वैरायटी के हैं, ब्रीड के हैं। फिर इसके बाद बोला था कि यहाँ पे ये जो सोल्जर्स होते हैं ये भी बहुत एमिनेंट हैं। तो जीसस क्या करता है, ये अपनी मिलिट्री में कहाँ के बंदे लेता है, गंधार के। तो सोल्जर्स ऑफ गंधार, ये काम किसने किया, जीसस ने। तो ही इंक्लूडेड सोल्जर्स फ्रॉम द गंधार। कब आया था ये आता है 5th सेंचुरी BCE के आसपास। ठीक है, ऑलरेडी वैसे आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, पर बिकॉज हेरोडोटस ने बोला था कि इनकी जो आर्मी है गंधार की, जो इनके सोल्जर्स हैं, दे आर वेरी एमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग, तो उस वजह से। अब इसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें सुन के, हेरोडोटस की बातें सुन के, अब आता है एक मैसिडोनियन अटैक जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, जो कि कहाँ से था, ग्रीस से। ग्रीस बोल या फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैसिडोनिया। ठीक है, पर इससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ अबाउट द पर्शियन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर पर्शिया का क्या इम्पैक्ट रहा। एक तो हमें मिलती है खरोश्ती स्क्रिप्ट, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, खरोश्ती स्क्रिप्ट। कहाँ से डिराइव हुई है, तो अरामिक स्क्रिप्ट होती है, अरामिक स्क्रिप्ट, उसी से ओरिजिनेट होती है आपकी खरोश्ती स्क्रिप्ट। कैसे पता चलता है कि इंडिया में थी, तो हम देखते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ये जो यहाँ पे इमेज है ना, दैट इज़ ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो अशोका के तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, पर वहाँ पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं खरोश्ती स्क्रिप्ट के। तो ये बोला जाता है कि जो खरोश्ती स्क्रिप्ट है दैट इज़ पॉपुलर इन पर्शिया, जो कि अरामिक स्क्रिप्ट से ओरिजिनेट हुई है। तो ये कहाँ की है, ये पर्शिया की है, पर हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो मतलब यहाँ पे एक एक्सचेंज हुआ था उस टाइम, किस चीज़ का, खरोश्ती स्क्रिप्ट का। और जैसे अराबिक लिखते हैं ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर ये पेज है तो दिस इज़ द लेफ्ट साइड, दिस इज़ द राइट साइड। तो ये जैसे थोड़ी थोड़ी आती है, पता नहीं क्या मीनिंग बनेगा अभी, इस तरफ को लिखते हैं, ठीक है, इस तरफ को, राइट टू लेफ्ट, जो आपकी खरोश्ती स्क्रिप्ट है। अरेबिक लिखते हैं ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उर्दू आगे वैसे ही, सेम इज़ द केस विद द खरोश्ती स्क्रिप्ट, या जिसको अरामिक स्क्रिप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलती हैं। अशोका की इंस्क्रिप्शन भी जो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है खरोश्ती स्क्रिप्ट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या इम्पैक्ट रहे पर्शिया के ऑन इंडिया। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो इमेज है ना बनी हुई यहाँ पे, ये साइरस की बनाई हुई है एक तरह से, जो फर्स्ट किंग था पर्शिया का जिसने इंडिया को इन्वेट करा। मैंने पूरी लाइन ये बोली है कि फर्स्ट किंग ऑफ पर्शिया हु इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये जो अब आते हैं, दीज आर द सिग्लोई टाइप ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो आपके पर्शिया वाले एरिया में क्या हुआ करता था, सिग्लोई टाइप ऑफ कॉइन्स चला करते थे, जिसमें क्या किया जाता था, बेसिकली राजा की इमेज बना दी, या राजा का हेड वाला स्ट्रक्चर बना दिया, या फिर जो उनका किंगडम हुआ करता था उसके बारे में कुछ बना दिया। तो ये जो स्टाइल था ये कहाँ पे चलता था, पहले पर्शिया में। तो बाद में ऐसे कॉइन्स कहाँ पे देखने को मिले, इंडिया में भी। तो ये भी एक इम्पैक्ट रहता है पर्शिया का ऑन कनेक्टिंग विद द इंडिया। इसके अलावा आपने देखा होगा रॉक इंस्क्रिप्शंस, वो सारनाथ स्टैचू वगैरह जो होते हैं, वो अगर आपने देखे हो तो उनमें एक डिज़ाइन होता है ऐसे बेल शेप, फिर उसके ऊपर अबैकस होता है, और इसके ऊपर कोई भी एनिमल बना होता है। ठीक है, एक पिलर सा होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना होता है। कई बार ये बेल शेप होती है, कई बार ये लोटस शेप भी होती है, इस तरह से। ठीक है, पिलर्स जो हैं बेसिकली अशोकन इंस्क्रिप्शन के नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जब हम मौर्यन एम्पायर देखेंगे उसमें आएगा ये। तो जितने भी रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं ऑफ अशोका, ठीक है, जितने भी रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं अशोका के 3rd सेंचुरी BCE में देखेंगे, तो वो भी किससे इंस्पायर्ड लगते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शियन, इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शिया।
जो स्टाइल है वहाँ पे बेसिकली ये बेल शेप स्टाइल जो है वो यूज़ किया जाता था, बेल शेप्ड स्टाइल। ठीक है, तो ये भी किसका इम्पैक्ट लगता है हमें, पर्शिया का ही इम्पैक्ट लगता है। तो 3 इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, एक तो खरोष्टी स्क्रिप्ट, दूसरा जो है वो मिलता है हमें सिग्लॉय टाइप ऑफ कॉइन्स, और उसके बाद हमें मिलता है ये बेल स्ट्रक्चर जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो 200 साल तक इंडो पर्शियन कॉन्टैक्ट जो है वो रहता है, पर इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता। पर हाँ, थोड़ी हमें ये सारी चीज़ें जो एविडेंसेस मिलती हैं ये मिल जाते हैं, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो पर्शिया था उसका इम्पैक्ट हुआ था इंडिया के अंदर। अब आता है अलेक्जेंडर का इन्वेजन। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इनका याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा। तो 327 टू 326 BCE के आसपास, सोर्सेज में वेरी करती है, बट ओवरऑल जैसा हम ये आइडिया ले लेते हैं कि इस टाइम पे होगा। तो अलेक्जेंडर था कौन पहले? तो सन था किसका? फिलिप हुआ करते थे मैसिडोनिया के, फिलिप ऑफ मैसिडोनिया। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैसिडोनिया तो मतलब ग्रीस की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो ये वाला एरिया हम देख चुके, पर्शिया वाला एरिया था। अब आ जाओ इस तरफ, ये आ जाएगा अपना कौन से वाला, दैट इज़ जो अलेक्जेंडर ने कॉन्कर करके रखा हुआ था। तो अब इस एरिया में देखेंगे कि कैसे कैसे अलेक्जेंडर ने इन्वेजन करा इंडिया के अंदर। तो एंट्री तो देखो अगेन कहाँ से होगी, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और फिर से कहाँ से होगी, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से ही। ठीक है, तो एंट्री का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। डन। तो अलेक्जेंडर जो था वो था वर्ल्ड कॉन्करर। उसने बोला था ना कि मुझे दुनिया जीतनी है, वर्ल्ड कॉन्करर। जीत तो नहीं पाया था पर यस, बहुत ज़्यादा दुनिया में इसने ट्रैवल किया। अब होता क्या है, जो ग्रीस और पर्शिया था, ये इस तरफ आ गया आपका ग्रीस वाला, ये मैसिडोनिया, यानी कि जो उस टाइम पे अलेक्जेंडर के अंडर था, और ये वाला आ जाता है आपका पर्शिया वाला पार्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी टसल चली हुई थी किस चीज़ को लेके, कि कौन वर्ल्ड की पावर बनेगा। ठीक है, कौन वर्ल्ड की पावर बनेगा। तो पर्शिया और मैसिडोनिया जो थे वो ऑलरेडी पहले से ही फाइट कर रहे थे। तो अब जैसे जैसे पर्शिया का ये हम देखते हैं कि साइरस गया, फिर डेरियस गया, फिर जीजी गया, तो दोनों ने अटैक किया इंडिया को। तो वही अब अलेक्जेंडर ने सुना था हेरोडोटस से कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्री है। तो एक इंटरेस्ट तो ये भी था कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्री है। साथ में जस्ट बिकॉज अलेक्जेंडर वांटेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड, भी ये इंडिया के, तब भी इन्होंने इंडिया को अटैक करा। ठीक है, और ये बेसिकली अगर देखें तो वैसे ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट। तो अब ये पूरी ज्योग्राफी को अपनी रियल लाइफ के अंदर अपना रहे थे। ठीक है, तभी तो इन्होंने डिसाइड किया था कि पूरे वर्ल्ड को घूमना है। और उसके बाद क्या हुआ, अभी इन्होंने देखा कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इन दीज नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में, क्योंकि इनकी आपस में ही नहीं बन रही थी, कंबोज, गंधार और माद्र क्लैन, इनकी तो आपस में ही नहीं बन रही थी। तो ये देखते हैं कि ये जो आपके प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस हैं इंडिया में, ये सेपरेट हो चुके हैं। और जब सेपरेट हो जाता है कोई भी तो छोटे किंगडम्स बनते हैं। ठीक है, तो छोटे किंगडम बनते हैं तो मतलब उनके पड़ोसियों के साथ वैसे ही यूनिटी नहीं बची हुई है, और अगर उनकी वैसे ही यूनिटी नहीं बची हुई है तो उनको हराना जो है बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे ही अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट से एंटर करते हैं टुवर्ड द इंडिया, तो यहाँ पे पंजाब में एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था पोरस। क्या नाम था? पोरस। तो जो पोरस थे ना, उन्होंने सरेंडर नहीं किया था अलेक्जेंडर को। और जब इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ठीक है, अगले पेज पे लिखती हूँ। तो ये जो बैटल ऑफ हाइडेस्पस होती है, एक सेकेंड रुक जाओ, फिर से। एक तो ये ना मुझे समझ ही नहीं आई प्रॉब्लम आज तक, कि ठीक क्यों नहीं होता फिर। ठीक हो गया। अब देखो पंजाब वाले एरिया में क्या होती है, बैटल ऑफ हाइडेस्पस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। बैटल ऑफ हाइडेस्पस किस किस के बीच में हुई? अलेक्जेंडर और पोरस। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे अलेक्जेंडर जीत जाता है, पर पोरस ने यहाँ पे सरेंडर नहीं किया, प्रॉपर लड़ाई की।
तो लोकेशन क्या थी इस बैटल, वो याद रख लेना, पंजाब। पंजाब में भी कौन से रिवर के बैंक पे? झेलम। झेलम वही है जिसका वैदिक नाम क्या हुआ करता था? वितस्ता। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको याद करवाया कि वितस्ता जो थी वो कौन सी रिवर थी आपकी? झेलम ही थी। तो इस तरह से हो जाती है बैटल ऑफ हाइडस्पस। अब पंजाब वाला एरिया कॉन्कर कर लिया। अब पंजाब से चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट अपनी ईस्टर्न वाली साइड को। तो जैसे जैसे चलते हैं तो एक रिवर आ जाती है बीच में जिसको बोलते हैं ब्यास। अब देखो ब्यास रिवर है ना जो, इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर ये बोल देते हैं कुछ हिस्टोरियंस की जस्ट बिकॉज अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो इतने ज़्यादा फाइट कर चुकी थी कि अब वो लोग बोलते हैं कि हम थक चुके हैं, वी आर टायर्ड। और कुछ बोलते हैं कि वो होमसिक भी फील कर रहे थे, यानी कि अब घर जाना है, बहुत टाइम हो गया यहाँ से निकले हुए। बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं। कुछ बोलते हैं जस्ट बिकॉज ब्यास का फ्लो इतना ज़्यादा था कि वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पाए, कुछ यही हिस्टोरियंस का ये मानना है, ठीक है। और कुछ बोल देते हैं कि जो आर्मी थी उनको डिजीज़ लग गई थी, ठीक है। तो दैट्स वाई कि जो आर्मी होती है अलेक्जेंडर की, जैसे ही वो ब्यास रिवर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो बोल देते हैं कि हम नहीं जाना चाहते आगे। क्यों नहीं जाना चाहते? बिकॉज ऑफ दीज सर्टेन रीजंस। अब क्या बोला जाता है कि जो अलेक्जेंडर होता है ना, जब वो ब्यास के पास पहुंच जाता है तो वहाँ पे 12 ह्यूज स्टोन अल्टार्स बनवाता है, कुंड टाइप बनवाता है पत्थरों के बने हुए ब्यास के पास, ठीक है। 12 बनवाए थे टोटल। तो ये बोला जाता है कि बस यहाँ तक आया था मैं, उसके बाद हम वापस चले गए, ठीक है। तो पंजाब में सिर्फ पोरस ने सरेंडर नहीं किया था, बाकी जो अम्भी वगैरह के जो किंग हुआ करते थे, तक्षशिला वगैरह के, अम्भी था एक किंग, किंग ऑफ तक्षशिला, ठीक है, इन्होंने सरेंडर कर दिया था, ही सरेंडर्ड। बाकी भी और जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स देखने को मिलते हैं उन सभी ने क्या किया? सरेंडर कर दिया था इन फ्रंट ऑफ अलेक्जेंडर। पर जैसे अलेक्जेंडर जब वापस जाने लगते हैं तो वो जितना भी एरिया उन्होंने कॉन्कर करा हुआ था वो सारा क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं टू दियर रिस्पेक्टिव किंग्स। जैसे पोरस का पोरस को वापस कर दिया, जो किंग ऑफ अम्भी थे, किंग अम्भी थे तक्षशिला के, उनका उनको वापस कर दिया। और जो ये अम्भी का मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये फर्स्ट थे जिन्होंने सरेंडर किया था इन फ्रंट ऑफ द अलेक्जेंडर, ठीक है। अब हमें देखना है उसके बाद अलेक्जेंडर जब वापस जाते हैं तो बेबीलोन वाला जो एरिया है वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है अलेक्जेंडर का इन्वेजन। पर अब जब अलेक्जेंडर आया तो इन शॉर्ट क्या आया वहाँ पे? मैसिडोनियन कॉन्टैक्ट आया, मैसिडोनियन कॉन्टैक्ट या फिर ग्रीस कॉन्टैक्ट। तो ग्रीस कॉन्टैक्ट से कुछ ना कुछ एविडेंसेस तो हमें इंडिया में मिले होंगे। तो एक तो मिलती है क्रोनोलॉजी, ठीक है। जब हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अलेक्जेंडर थे वो 326 बीसी के आसपास आए थे। तो उस टाइम पे हमें ये पता चल जाता है कि जो इंडिया में कंडीशन चल रही थी वो क्या क्या थी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सती के एविडेंसेस। एक और जो चीज़ थी नेगेटिव ही थी अगेन, तो वो मिलती है कि जो पुअर लोग हुआ करते थे वो अपनी लड़कियों को बेच दिया करते थे, सेल ऑफ गर्ल्स मिलती है, ठीक है। जो पुअर पेरेंट्स हुआ करते थे वो किया करते थे इस काम को। डन। फिर उसके अलावा हम देखते हैं जो अच्छी चीज़ें थी कि हमें मिलती है बहुत अच्छी ब्रीड की ऑक्सेस, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि जो अलेक्जेंडर है उसने ऑर्डर किए थे 2 लाख ऑक्सन भेजे जाए टुवर्ड द मैसिडोनिया या फिर ग्रीस, ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, ठीक है। तो एक तो क्रोनोलॉजी का पता लगता है, दूसरा हमें पता लगता है इंडिया की वेल्थ के बारे में, और थोड़े से नेगेटिव सेटबैक भी थे हमारे इंडिया को कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फॉलो हो रही थी। उसके अलावा ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो दैट इज़ द स्कूल ऑफ आर्ट। कौन सा स्कूल? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो जैसे आप ये इमेज देख रहे हो ना, तो इस टाइप की जो आर्ट होती है इसको बोलते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। आईज जो हैं वो मेडिटेटिव पोज में हैं, बाल जो हैं वो थोड़े ऐसे कर्ली दिखाए जाते हैं, ईयरिंग्स पहने होते हैं और थोड़े स्टाइलिश से दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। अभी जब हम बुद्धिज़्म वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कितनी ज़्यादा यूज़ हुई थी इन इंडिया।
डन। तो दिस वाज द फर्स्ट 2 एडवांटेजेस जो हमें मिली थी अलेक्जेंडर इन्वेजन की वजह से। तो एक तो क्या, क्रोनोलॉजी का पता लग जाता है कि 326 बीसी में अलेक्जेंडर अगर इंडिया आए थे तो उनका क्या क्या इम्पैक्ट रहा था ऑन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ऑन द सोसाइटल लेवल ऑफ इंडिया। उसके अलावा गंधार स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे इमर्ज हो जाता है, और साथ में हमें इंडिया का वेल्थ भी पता लगता है कि जैसे ये बोला जाता है कि जो अलेक्जेंडर हैं उन्होंने 2 लाख ऑक्सन का ऑर्डर दिया था कि इनको भेजा जाए टुवर्ड द मैसिडोनिया। एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे पता लगती है वो थी कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गणा संघास का भी मेंशन है। गणा संघास, गणा संघास अगर आपको याद हो, जब हमने महाजनपद शुरू किए थे तो उस दिन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द गणा संघास, ऑटोनमस सिटीज़ जो थी। ठीक है, एक तो गणा संघास देखे थे हमने और दूसरे देखे थे किंगडम्स, तो उन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस करा था। तो गणा संघास का भी मेंशन है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जब अलेक्जेंडर आए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये रियलाइज़ होता है कि हमें क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? बाय कॉन्करिंग, मुझे ये कॉन्कर करना पड़ेगा, ओनली देन आई कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये रियलाइजेशन होती है, तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पूरा नॉर्थ वेस्ट रीजन तक जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी, अलेक्जेंडर की वजह से ही क्या हुआ था, हमारा जो इंडिया है उसको एक्सपोजर मिला टुवर्ड द यूरोप। ठीक है, जिस रास्ते से आप देखते हो, यहाँ देखना, ये इतना सारा रास्ता था ना, इस तरफ आया था फिर अलेक्जेंडर जाके, तो यूरोप का रास्ता जो था हमारे लिए खुल गया। हमें पता चल गया कि हम यूरोप तक भी अब क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड के लिए रास्ते खुल गए हमारे अप टू द यूरोप। कैसे खोले? तो 4 लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बनाई, 4 लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे कैसे थी? तो 3 जो थी वो वाया लैंड थी, और जो एक थी वो वाया सी थी। होल्ड ऑन, तो एक वाया सी थी। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि दैट्स हाउ हमारा जो ट्रेड है वो स्टार्ट होता है, नॉट ओनली विद ग्रीक बट ऑल्सो विद द होल यूरोप। ग्रीक्स और इंडिया के बीच में तो हुआ ही था, पर उसके अलावा बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो हमें देखने को मिलती है वहाँ पे भी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य डिसाइड करते हैं कि मुझे जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, मुझे वो एरिया कॉन्कर करना पड़ेगा। सो दीज वर योर पर्शियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स। ठीक है, मैसिडोनिया से आए थे अलेक्जेंडर, पर्शिया से हमने तीन किंग्स देखे, कौन कौन से, साइरस, टेरियस और जीजस। एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या देखा आज हमने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बट यू शुड नो। ठीक है, तो वी स्टार्टेड विद द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कैसी वहाँ की कंडीशन थी, और पर्शिया और मैसिडोनियन इन्वेजन्स हम देखते हैं, बाय एडिकेशन माई एडिकेशन। हाँ, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, और उसके बाद हम चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अगेन टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप वहाँ पे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर सकते हो। होता क्या है, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, यहाँ पे मैं रुको, कुछ कर्सर वगैरह, ये है लेज़र पॉइंटर। हाँ, ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ये लोग आपस में ही लड़े जा रहे थे। तो इसका एडवांटेज कौन उठा लेता है? पर्शिया वाले उठाते हैं पहले, फिर अलेक्जेंडर उठा लेता है। तो हम देखते हैं कि बिकॉज इनके बीच में आपस में नहीं बनती थी, यूनिटी बहुत ही वीक थी, तो पर्शिया आ जाता है टू अटैक देम। अब जैसे ही पर्शिया आएगा, ये दिखाया हुआ है पर्शियन एम्पायर कैसे था। तो पर्शिया का पहला किंग जो था वहाँ पे, जिसने इंडिया को इन्वेट करा था, वो था साइरस। साइरस के बाद सक्सेसर आता है डेरियस, डेरियस के बाद जीसस। तो जो साइरस होता है, ये नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से, यहाँ से बैक्टीरिया वाले एरिया से ये एंटर कर जाता है टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। और जैसे ही एंटर करता है तो सबसे पहले जो एक सिटी हुआ करती थी कपीशा, वहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि दैट वाज द इजीएस्ट रूट टुवर्ड द इंडिया। तो हिंदू कुश के बिल्कुल साउथ ईस्ट में पड़ती थी ये कपीशा। मिलिट्री एक्सपीडिशन से जाता है साइरस इन द इंडिया, और कंबोज और गंधार को सबसे पहले अटैक करता है। तो गंधार और कंबोज वाले डर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों से ट्रिब्यूट इकट्ठा करते हैं और किसको दे देते हैं, साइरस को।
तो उसके बाद आ जाता है डेरियस अब, बिकॉज जो गंधार और कंबोज वाला एरिया था वो ऑलरेडी कॉन्कर्ड था बाय साइरस, तो डेरियस अब पंजाब को अटैक कर देता है और पंजाब को कॉन्कर कर लेता है। पंजाब का वो वाला एरिया जो इंडस वाले रिवर के साइड में था। अब इसके बाद बोला जाता है कि ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करते थे जिनका नाम था हेरोडोटस, और वो मेंशन करते हैं कि इंडिया जो है दैट इज़ द वेल्थिएस्ट वन। ठीक है। फिर उसके बाद जेजस आते हैं। जेजस जो हैं वो भी मिलिट्री एक्सपेडिशन से आते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने भी हेरोडोटस की बुक्स में ही पढ़ा था कि जो गंधार वाले एरिया के सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एमिनेंट हैं। दैट्स वाई अपनी मिलिट्री में एंटर कर लेते हैं किसको, गंधार के सोल्जर्स को, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्कर्ड थे बाय पर्शियंस। फिर इसके साथ जैसे ही जीसस की डेथ हो जाती है, जब वे वापस आते हैं टुवर्ड दियर पर्शिया, तो बीच रास्ते में इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद आ जाते हैं एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर की इन्वेजन होती है इन 326 BC, और जैसे ही इनकी इन्वेजन होती है अच्छा, पहले इसके इन्वेजन से पहले पर्शियन इम्पैक्ट देख लो इंडिया के ऊपर क्या क्या थे। तो एक तो खरोष्टी स्क्रिप्ट आती है, या जिसको कहा जाता है कि अरामिक स्क्रिप्ट से ही ओरिजिनेट हुई है, तो ये पर्शिया की थी और हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलती है, तो हम बोल सकते हैं कि यस, ये इम्पैक्ट था पर्शिया का। उसके अलावा अरेबिक की तरह लिखा जाता है, यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सॉरी सिग्लॉइड टाइप ऑफ कॉइन। ये चला करते थे पर्शिया में, और ये इंडिया में भी देखने को मिले क्योंकि इंडियंस ने भी इनको स्टार्ट कर दिया काउंटर स्ट्रक करना, और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो सिग्लॉइड टाइप ऑफ कॉइन स्टाइल था ये भी कहाँ से आया था, फ्रॉम द पर्शिया। उसके अलावा अशोका के जो पिलर्स हैं वहाँ पे हमने बेल लाइक स्ट्रक्चर देखा होता है एक, तो वो जो बेल लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला स्टाइल भी कहाँ से आया है, फ्रॉम द पर्शिया। फिर आ जाते हैं अलेक्जेंडर इन्वेजन, जो कि सन थे किसके, फिलिप ऑफ मैसिडोनिया। 327 टू 326 BC के आसपास बोला जाता है ये इन्वेट करते हैं। तो ये आपका पर्शिया वाला एरिया था, ये वाला पर्शिया वाला एरिया था और ये वाला मैसिडोनियन एरिया था। तो ये सारा रूट जो पिंक कलर में हाईलाइटेड है ये रिप्रेजेंट करता है अलेक्जेंडर का इन्वेजन। जस्ट बिकॉज अलेक्जेंडर एक जोग्राफी के स्टूडेंट थे, तो वो चाहते थे कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूँगा, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द जोग्राफी ऑफ होल वर्ल्ड बाय कॉन्करिंग इट। तो इसी के साथ एक तो इन्होंने ये बात सुनी हुई थी हेरोडोटस, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन भी थे और फादर ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री भी जिनको माना जाता है। तो ये ना सिर्फ वेल्थ ऑफ इंडिया से अट्रैक्टेड थे, बट इनको ये भी था कि मुझे सारी जोग्राफी देखनी है, तो चलो चलते हैं टुवर्ड द इंडिया। तो ये अटैक करते हैं अगेन। पंजाब में एक किंग हुआ करते थे पोरस, उनके साथ इनकी लड़ाई हो जाती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडिस्पस। ऑल दो उसमें अलेक्जेंडर जीत जाते हैं, और कहाँ पे हुई थी, तो पंजाब के झेलम वाले एरिया के पास, झेलम रिवर है वहाँ पे हुई थी। फिर बोला जाता है जैसे अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी पहुँचती है इन नियर द ब्यास रिवर, तो बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं अब यहाँ पे कि क्यों यहाँ से वापस हो गया था अलेक्जेंडर, और बाय मेकिंग अ 12 ह्यूज स्टोन एल्टार्स। कुछ बोलते हैं कि क्योंकि फ़्लो बहुत ज़्यादा था ब्यास रिवर का, कुछ बोलते हैं कि जो आर्मी थी वो थक गई थी, होम सिक फील कर रही थी, कईयों को डिजीज़ लग गई थी, कहीं मर रहे थे, तो दैट्स वाई दे सेड कि हमें वापस जाना है। ठीक है। और अम्भी किंग थे एक तक्षशिला के, वो फर्स्ट थे जिन्होंने सरेंडर किया था इन फ्रंट ऑफ द अलेक्जेंडर। ऑल्दो जब अलेक्जेंडर वापस जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सारी चीज़ें रिटर्न कर देते हैं टू द रिस्पेक्टिव किंग्स। फिर मैसिडोनिया के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े इंडिया पे, तो एक तो क्रोनोलॉजी का पता लगता है, 326 BC में क्या क्या चल रहा था इंडिया में, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। एक बोला जाता है नेगेटिव चीज़ें भी चल रही थी कुछ, जैसे सती एविडेंसेस मिलते हैं, और सेल ऑफ गर्ल्स करी जाती थी बाय पुअर पेरेंट्स। फिर उसके बाद ब्रीड ऑफ ऑक्सन मिलती है, बहुत अच्छी ब्रीड्स हुआ करती थी ऑक्सन की इंडिया में, तो इसी वजह से अलेक्जेंडर ने 2 लाख ऑक्सन का ऑर्डर दिया था कि ये मैसिडोनिया पहुंचाए जाएं। तो यहाँ से ही ट्रेड शुरू हो जाता है बिटवीन द इंडिया एंड ग्रीक। इसके अलावा जो रास्ते हैं वो यूरोप के लिए भी खुल जाते हैं, और 4 लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बनते हैं। 3 जो रूट थे वो लैंड्स के थ्रू थे, और एक रूट जो था वो वाटर के थ्रू था। इसके अलावा गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो था दैट वाज अगेन बिकॉज ऑफ द अलेक्जेंडर इन्वेजन या फिर मैसिडोनियन इन्वेजन। और गण संघर्ष के बारे में भी ये मेंशन करते हैं। तो फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब एंट्री ली तो उनका, अब देखो ये सारे कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। धनानंद वगैरह जो थे ना, कुछ ये भी बोलते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी वो धनानंद की आर्मी से भी डर गई थी, कि उनकी जो हम देखते हैं महापद्मानंद को क्या बोला जाता था, उग्रसेन। जो महापद्मानंद थे उनको उग्रसेन इसलिए बोला जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज आर्मी, उनके पास आर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ ये बोल देते हैं कि जो धनानंद थे उनकी आर्मी से इनके अलेक्जेंडर की आर्मी डर गई थी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग थी और बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी रीज़न मान दिए जाते हैं। जस्ट बिकॉज धनानंद को अप्रूव कर दिया जाता है बाय चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ कौटिल्य,
तो उसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य डिसाइड करते हैं कि मुझे अपना जो एक्सटेंशन है वो अप टू नॉर्थ वेस्ट एरिया तक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ से ऐसे ही अटैक चलते रहेंगे। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य जब आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बाय कॉन्करिंग दैट। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अभी हमें एक चीज़ रहती है पढ़ने को रिलेटेड टू योर, एक मिनट रो ना, पेन लेने दो। हाँ, अब हमें ना एक चीज़ बची अभी महाजनपद्स की, वो क्या है, एक तो उनकी सोसाइटी कैसी थी, मटेरियल कल्चर कैसा था। ठीक है, ये महाजनपद्स का है अभी एक टॉपिक है अभी, तो इसको करेंगे अब हम फ्राइडे को, जस्ट बिकॉज हमारी एक दिन छोड़ के वीडियो आती है, मंडे, फिर ट्यूसडे ब्रेक, वेडनेसडे, देन थर्सडे ब्रेक एंड फ्राइडे। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसी के साथ आपका महाजनपद या फिर राइज ऑफ मगध जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना, ये जो जितने भी अटैक्स हुए हैं ये सारे कैसे थे, कंटेम्परेरी थे टू होम, ये जो हम पढ़ते हैं अपना नंदा डायनेस्टी। ठीक है, उस टाइम पीरियड के आसपास ही ये दोनों इन्वेजन्स होते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रख लेना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।